शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक आदमी को शिक्षित करते हैं, परंतु यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। ब्रिघम यंग। किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ। डॉ. B.R. अम्बेडकर। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता से बच्चों की मृत्यु दर में कमी आती है। अमर्त्य सेन। परिचय। महिलाओं को सामाजिक मानदंडों, सांस्कृतिक प्रथाओं और प्रणालीगत असमानताओं से निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन जटिलताओं को समझना तथा सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी और समान भविष्य के निर्माण की कुंजी है। यह अवलोकन एक सुरक्षित दुनिया में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, साथ ही सशक्तिकरण के उन रास्तों पर भी प्रकाश डालता है जो सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समान भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान। 1 अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। 2 अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध करता है। 3 अनुच्छेद 39(a) पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। 4 अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। 5 अनुच्छेद 51(a)(e) प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे। 6 अनुच्छेद 42 राज्य को महिलाओं के लिए मानवीय कार्य परिस्थितियां तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। 7 अनुच्छेद 243(d) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 8 नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण अधिनियम 2023 महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित अधिनियम है। भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित प्रमुख तथ्य और आंकड़े। 1 साक्षरता। देश में साक्षरता दर 74.04% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना का है। 2 लिंगानुपात। देश में लिंगानुपात हमेशा महिलाओं के लिए प्रतिकूल रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। 3 महिला श्रम बल भागीदारी 2017 से 2023 पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 23% अंकों की वृद्धि के साथ 2017 से 18 में 24.6% से बढ़कर 2023 से 24 में 47.6% हो गई, जो बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को दर्शाती है। 4 जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 146 देशों में भारत 129वें स्थान पर है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थान ऊपर है, जो लैंगिक समानता की दिशा में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति को दर्शाता है। 5 मातृ मृत्यु दर 2023 संयुक्त राष्ट्र MMEIG मातृ मृत्यु अनुमान अंतरेजेंसी समूह रिपोर्ट के अनुसार भारत की MMR 2020 और 2023 के बीच 103 से घटकर 80 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई, जो 23 अंकों की गिरावट है। 1990 के बाद से भारत ने MMR में 86% की कमी की है, जबकि वैश्विक औसत 48% है। 6 स्वास्थ्य। अधिकांश राज्यों में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 2019 से 20 का है। चित्र 3.1 महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। 1 पितृसत्ता, ऑनर किलिंग, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या। इसका अर्थ है कि समाज की परंपरागत सोच और हानिकारक प्रथाएं महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करती हैं। 2 कार्यस्थल पर हिंसा और यौन उत्पीड़न। इसका अर्थ है कि नौकरी या कार्यस्थल पर महिलाओं को असुरक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। 3 घरेलू हिंसा, दहेज, यौन हिंसा तथा वैवाहिक दुष्कर्म। इसका अर्थ है
कि परिवार और विवाह से जुड़े कई प्रकार के अत्याचार महिलाओं को प्रभावित करते हैं। 4 साइबर बुलिंग और एसिड अटैक। इसका अर्थ है कि ऑनलाइन और वास्तविक जीवन दोनों में महिलाओं पर हमले हो सकते हैं। 5 शिक्षा, राजनीति और नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व। इसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी पर्याप्त नहीं है। 6 लैंगिक वेतन अंतर। इसका अर्थ है कि समान कार्य करने पर भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिल सकता है। 7 स्त्री द्वेष, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता। इसका अर्थ है कि महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच और अवसरों की असमानता बनी हुई है। 8 अवसरों की कमी। इसका अर्थ है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर हर जगह उपलब्ध नहीं हैं। महिलाओं का राजनीतिक बहिष्करण। एक अवलोकन। 1 लोकसभा। वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या केवल 14%, 74 सांसद यह 2019 78 सांसद और 1952 के बाद अब तक की सबसे अधिक संख्या की तुलना में भी थोड़ी कम है। 2 राज्यसभा। कुल सदस्यों में केवल 39 महिलाएं हैं, जो लगभग 16.8% है। 3 वैश्विक रैंक। अंतरसंस्थीय संघ के अनुसार 193 देशों में भारत 149वें स्थान पर है। 4 राज्य विधानसभाएं। 4120 विधायकों में से केवल 9% महिलाएं हैं। यह आंकड़ा एडीआर रिपोर्ट का है। महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए वैधानिक उपाय। 1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इस कानून का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। 2 एसिड अटैक। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 संक्षारक पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो शरीर को जला या नुकसान पहुंचा सकता है, का उपयोग करने तथा जानबूझकर संक्षारक पदार्थ फेंकने या फेंकने का प्रयास करने से संबंधित है। 3 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह अधिनियम महिलाओं को किसी भी ऐसे कार्य, आचरण, चूक या कमीशन से बचाता है जो नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की संभावना रखता है। ऐसे कार्यों को घरेलू हिंसा माना जाएगा। 4 दहेज निषेध अधिनियम 1961। यह कानून दहेज लेने और देने के विरुद्ध है। इसमें दहेज की रोकथाम और दंड से संबंधित कड़े प्रावधान किए गए हैं। 5 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। यह कानून लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से 3 तलाक की घोषणा को अमान्य और अवैध बनाता है। 3 तलाक की घोषणा को संज्ञेय अपराध माना गया है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 6 गर्भपात का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021। इस कानून के अनुसार गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं 20 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। पहले यह सुविधा केवल विवाहित महिलाओं के लिए थी। भ्रूण में गंभीर असामान्यता होने पर गर्भावस्था को 24 सप्ताह के बाद भी समाप्त किया जा सकता है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं। 1 आदिति अनुसूचित वाणिज्यिक महिला सम्मान बचत पत्र एक नई छोटी बचत योजना है। मार्च 2025 तक यह योजना 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी। इसमें 7.5% की निश्चित ब्याज दर मिलेगी। इस योजना में महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। 2 वन स्टॉप सेंटर योजना। इस योजना का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय तथा कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। 3 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह भारत सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनके लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। 4 उज्ज्वला योजना। यह योजना तस्करी की रोकथाम तथा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण की पीड़ित महिलाओं के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। 5 महिला पुलिस स्वयंसेवक MPV।
महिला पुलिस स्वयंसेवक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से लड़ने के लिए जनता और पुलिस के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करेंगी। 6 महिला शक्ति केंद्र MSK। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। 7 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चित्र 3.2 महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया। विधिक 1 अनुच्छेद 14, 15, 16 पंचायती राज घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम। अर्थ यह है कि संविधान और कानून महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं। 2 शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अर्थ यह है कि इन पहलों के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। 3 जीविका मुद्रा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। अर्थ यह है कि महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। 4 राजनीतिक पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण। अर्थ यह है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाती है। 5 सामाजिक जागरूकता अभियान, मीडिया और स्वयं सहायता समूह। अर्थ यह है कि समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। कौशल प्रशिक्षण 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY ग्रामीण कौशल केंद्र। अर्थ यह है कि महिलाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल सिखाए जाते हैं। 2 स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। अर्थ यह है कि महिलाएं समूह बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होती है। 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल आउटरीच। अर्थ यह है कि महिलाओं को डिजिटल सेवाओं और जानकारी से जोड़ा जाता है। 4 स्वास्थ्य और पोषण, जननी सुरक्षा पोषण अभियान। अर्थ यह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार किया जाता है। 5 सतत जमीनी स्तर की कार्रवाई, महिला किसान सशक्तिकरण, पंचायतें और स्वयंसेवी संगठन। अर्थ यह है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किया जाता है। 6 संस्थागत सहायता, जेंडर बजटिंग और वन स्टॉप सेंटर। अर्थ यह है कि सरकारी संस्थाएं महिलाओं को सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराती हैं। बेहतर संकेतक 1 साक्षरता MMR पोषण महिला श्रम भागीदारी। अर्थ यह है कि शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार में सुधार दिखाई देता है। 2 रोजगार, वेतन समानता और आर्थिक गतिविधियां। अर्थ यह है कि महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनती है। 3 राजनीतिक भागीदारी। अर्थ यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका बढ़ती है। 4 आर्थिक सशक्तिकरण। अर्थ यह है कि महिलाएं रोजगार, आय और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करती है। 5 सामाजिक परिवर्तन। अर्थ यह है कि बाल विवाह में देरी होती है और भेदभाव में कमी आती है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में स्थापित यह एक वैधानिक निकाय है। इसके प्रमुख कार्य हैं: 1 महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। 2 नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना। 3 शिकायतों का निवारण करना। 4 महिलाओं से संबंधित नीतियों पर सरकार को सलाह देना। महिला कल्याण के लिए विधायी हस्तक्षेप। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 POSH। पृष्ठभूमि 1 भंवरी देवी केस 1992। राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बाल विवाह का विरोध किया। इसके कारण उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस घटना ने कार्यस्थल पर महिलाओं की कानूनी सुरक्षा की कमी को उजागर किया। 2 विशाखा दिशा निर्देश 1997। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देने के लिए विशाखा दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश तब तक लागू रहे जब तक इस विषय पर कानून नहीं बन गया।
प्रमुख प्रावधान। 1. यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक कृत्य, यौन रूप से अश्लील टिप्पणियां तथा शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण, ऐसा वातावरण जहां महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस करे, शामिल है। 2. आंतरिक शिकायत समिति (ICC). 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संगठन में शिकायतों की जांच करने और निवारण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2012। आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के स्थान पर इस समिति ने अनुशंसा की कि प्रत्येक संगठन में रोजगार न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए, क्योंकि आंतरिक शिकायत समिति के कारण महिलाओं को शिकायत करने में हतोत्साहित किया जा सकता है। समिति ने यह भी अनुशंसा की कि महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू कामगारों को भी शामिल किया जाए। शिकायत निवारण तंत्र। 1. शिकायत समिति। 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) होगी, जिसे सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। 10 से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या ऐसी स्थिति जहां शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो, वहां जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय समिति शिकायतों की जांच करेगी। शिकायत घटना के 3 महीने के भीतर दर्ज करानी चाहिए। 2. सुलह। जांच शुरू होने से पहले पीड़ित और प्रतिवादी के बीच वैकल्पिक समझौता कराया जा सकता है। 3. जांच करना। आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। यदि शिकायत में अपराध का मामला बनता है, तो शिकायत पुलिस को भेजी जा सकती है। 4. अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। आंतरिक शिकायत समिति अपनी जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। 5. निवेदन। आंतरिक शिकायत समिति के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। 6. झूठी शिकायतें। यदि शिकायत झूठी पाई जाती है, तो आंतरिक शिकायत समिति झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। 7. गोपनीयता। पीड़ित, प्रतिवादी, गवाह तथा मुकदमे या कार्यवाही से संबंधित सभी विवरण गोपनीय रखे जाने चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता, महिलाओं के मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। यह किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या रोजगार का अनुसरण करने के अधिकार का भी उल्लंघन है। चुनौतियाँ। 1. अपवाद। यह अधिनियम सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है, जो कि अधिकांशतः पुरुष प्रधान है। 2. लिंग तटस्थ नहीं। यह कानून ट्रांसजेंडरों और पुरुषों आदि द्वारा अनुभव किए गए यौन उत्पीड़न पर विचार नहीं करता। 3. निगरानी का अभाव। इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उचित और पर्याप्त तंत्र उपलब्ध नहीं है। 4. संगठित और असंगठित क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों में जागरूकता की कमी है। 5. अन्य। कम रिपोर्टिंग या कम शिकायतें, आंतरिक शिकायत समिति में विशेषज्ञता का अभाव तथा महिला शिकायतकर्ताओं का उत्पीड़न जैसी समस्याएं बनी हुई है। चित्र 3.4। भारत में यौन उत्पीड़न के मामले। अनुचित व्यवहार। वित्त वर्ष 2016 पोष मामलों की संख्या 798, लंबित पोष मामलों की संख्या 54। वित्त वर्ष 2017 पोष मामलों की संख्या 980, लंबित पोष मामलों की संख्या 102। वित्त वर्ष 2018 पोष मामलों की संख्या 1120, लंबित पोष मामलों की संख्या 103। वित्त वर्ष 2019 पोष मामलों की संख्या 1448, लंबित पोष मामलों की संख्या 180। वित्त वर्ष 2020 पोष मामलों की संख्या 1400, लंबित पोष मामलों की संख्या 202। नोट। कोटक सिक्योरिटीज द्वारा संकलित BSE 500 एवं 476 कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित आंकड़े। चित्र में दिए गए प्रमुख तथ्य। 1. वित्त वर्ष 2020 में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या में 75% की वृद्धि हुई है। 2. लंबित मामलों की संख्या में 275% की वृद्धि हुई है। 3. वित्त वर्ष 2016 से अब तक 207 कंपनियों 43.5% में यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। आगे की राह। 1. स्पष्ट भारतीय संहिता। यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसे लिंगतटस्थ बनाया जाना चाहिए तथा जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, स्पीक अप, सेफ इन जैसी पहलें। 2. अनिवार्य आंतरिक शिकायत समितियां। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी संगठनों में प्रशिक्षित और निष्पक्ष आंतरिक शिकायत समितियां हों, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। 3. कुशल शिकायत निवारण। CEDAW के अनुरूप समयबद्ध, निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच के लिए ILO दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। 4. जागरूकता एवं प्रशिक्षण। सभी कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। मानव संसाधन एवं प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए,
ओरिएंटेशन मॉड्यूल। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 नैतिक सरोगेसी के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। यह इसे एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक महिला किसी अन्य जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद माता पिता के अधिकार उन्हें सौंप देती है। सरोगेसी से जुड़े मुद्दे। एक, सामाजिक आर्थिक शोषण। गरीबी और सीमित आजीविका के अवसरों के कारण गरीब महिलाओं को सरोगेसी की ओर धकेला गया। 2, अनैतिक व्यवहार। नियमन के अभाव के कारण वाणिज्यिक सरोगेसी, लिंग चयन और दुरुपयोग को बढ़ावा मिला। 3, महिलाओं के अधिकार खतरे में। सरोगेसी के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य और कानूनी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 4, कानूनी खामियां। विदेशी सरोगेसी विवादों के मामलों में नागरिकता और गोद लेने से संबंधित कानूनों की कमियां सामने आईं। सरोगेसी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। सरोगेसी के प्रकार। 1, निषिद्ध वाणिज्यिक सरोगेसी, जिसमें सरोगेट मां को चिकित्सा व्यय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वित्तीय भुगतान किया जाता है, पूरी तरह प्रतिबंधित है। 2, अनुमत परोपकारी सरोगेसी, जिसमें सरोगेट मां केवल गर्भधारण करती है और उसे चिकित्सा व्यय तथा बीमा कवरेज के अलावा कोई अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता, अनुमत है। पात्रता मानदंड। 1, इच्छुक दंपति, उनके पास किसी चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित बांझपन का प्रमाण होना चाहिए। साथ ही नियत प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यकता का प्रमाण पत्र और पात्रता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 2, सरोगेट मां। सरोगेट मां इच्छुक दंपति की निकटतम संबंधी होनी चाहिए, जैसे बहन, भाभी, बेटी, भाभज, भतीजी आदि। 3, चिकित्सीय रूप से उपयुक्त। सरोगेट मां चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हो तथा उसके पास वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। 4, आयु। सरोगेट मां की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 5, पहले से मातृत्व। सरोगेट मां विवाहित होनी चाहिए तथा उसका कम से कम एक जीवित बच्चा होना चाहिए। नियामक निकाय। 1, उपयुक्त प्राधिकारी, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके कार्य हैं: सरोगेसी क्लिनिकों का पंजीकरण स्वीकार करना, निलंबित करना या रद्द करना। सरोगेसी क्लिनिकों के लिए मानकों को लागू करना। 2, राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (NSB). देश में सरोगेसी प्रथाओं की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। 3, राज्य सरोगेसी बोर्ड (SSB). प्रत्येक राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में सरोगेसी प्रथाओं की निगरानी के लिए इसका गठन करती है। पिता और अभिभावक। 1, इच्छुक दंपति जन्म के बाद सरोगेट बच्चे के कानूनी माता पिता बन जाते हैं। 2, सरोगेट बच्चे को गोद लेने के लिए चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 के अनुसार सरोगेट मां की लिखित सहमति तथा उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। सरोगेट मां के अधिकार। 1, सरोगेट मां को भ्रूण प्रत्यारोपण से पहले सरोगेसी से हटने का अधिकार है। 2, उसे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान व्यापक चिकित्सा देखभाल तथा बीमा कवरेज का अधिकार है। अधिनियम से संबंधित मुद्दे। 1, बहिष्करण मानदंड। अविवाहित व्यक्तियों, समलैंगिक जोड़ों और एकल माता पिता को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। 2, पितृसत्तात्मक सोच और स्वायत्तता की कमी। आलोचकों का तर्क है कि परोपकारी सरोगेसी भी शोषण का माध्यम बन सकती है। 3, गोपनीयता संबंधी चिंताएं। इसमें भी महिलाओं की सीमित गोपनीयता बनी रहती है। 4, दिव्यांग बच्चों के संबंध में चिंताएं। दिव्यांगता वाले बच्चों के पालन पोषण को लेकर नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं। 5, पहुंच की समस्या। वैवाहिक स्थिति और वित्तीय क्षमता के आधार पर सरोगेसी तक पहुंच सीमित हो जाती है। आगे की राह। 1, पहुंच का विस्तार। एकल व्यक्तियों, समलैंगिक जोड़ों और अन्य लोगों तक सरोगेसी की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। 2, प्रजनन अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हुए सरोगेसी का समर्थन किया जाना चाहिए। 3, अनुभवाधारित ढांचा। सरोगेसी से जुड़े नियमों और व्यवस्थाओं की समय समय पर समीक्षा और आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिभाषित करता है जो निम्नलिखित रूपों में दी जाती है। 1, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के समय, उससे पहले या उसके बाद दी जाती हो। 2, किसी भी पक्ष के माता पिता द्वारा या किसी भी पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हो। 3, इस परिभाषा में मुस्लिम विवाहों में मेहर तथा माता पिता द्वारा दुल्हन को दिए जाने वाले पारंपरिक उपहार शामिल नहीं हैं। भारत में दहेज प्रथा। एक अवलोकन। 1, NCRB आंकड़े 2018 से 2020। प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक दहेज हत्याएं और 12,000 से अधिक क्रूरता के मामले दर्ज किए जाते हैं। 2, NFHS-5 2021।
28.1% विवाहित महिलाओं 18 से 49 वर्ष ने दहेज प्राप्त करने की सूचना दी है। प्रमुख कानूनी प्रावधान दहेज निषेध अधिनियम। एक संज्ञेय एवं गैर जमानती पुलिस बिना वारंट के कार्रवाई कर सकती है। सामान्य न्याय से पहले ही गिरफ्तारी की जा सकती है। 2 गैर समझौता योग्य अपराध। इन मामलों को निजी स्तर पर समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता। कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। 3 बेगुनाही साबित करने का भार। अभियुक्त को अपनी बेगुनाही स्वयं साबित करनी होगी। 4 अपराध समझौता योग्य नहीं। दहेज से संबंधित सभी अपराध कानून की दृष्टि में गैर समझौता योग्य है। 5 दहेज निषेध अधिकारी। शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। 6 कठोर दंड। अपराधियों के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 7 व्यापक कवरेज। इसमें दहेज देना, लेना, उकसाना, मांगना और विज्ञापन देना सभी शामिल हैं। चित्र 3.5 महिलाओं के विरुद्ध अपराध। भारतीय दंड संहिता 2022 के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराध। एक पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 31.4%। 2 अपहरण और जबरन भगाना 19.2%। 3 गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला 18.7%। 4 दुष्कर्म 7.1%। 5 अन्य अपराध 23.6%। चित्र 3.6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन। शीर्षक पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुत्रियों के संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वर्ष 2005 के संशोधन की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुत्रियां भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार रखती है। उनका जन्म कब हुआ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुख्य बिंदु। 1 पुत्रियों को वर्ष 2005 के संशोधन के बाद पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त है। 2 यदि पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पहले भी हो गई हो, तब भी कानून का संशोधित प्रावधान लागू होगा। 3 वर्ष 2005 के संशोधन में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। 4 सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार उत्तराधिकार जन्म के आधार पर मिलता है। विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2016। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2015 में पिता की मृत्यु होने के बावजूद पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होगा। इस निर्णय ने वर्ष 2005 के संशोधन की व्यापक व्याख्या की। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। एक बेटी हमेशा बेटी ही रहेगी, इसलिए वह हमेशा सह-उत्तराधिकारी रहेगी। प्रमुख कारण। 1 पितृसत्तात्मक शक्ति संरचना। दहेज पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया है। यह पत्नी को बोझ के रूप में प्रस्तुत करता है तथा लैंगिक असमानता को बनाए रखता है। 2 विवाह का प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा। दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने का माध्यम बन गया है। इससे प्रतिस्पर्धात्मक खर्च और अधिक दहेज की मांग बढ़ती है। 3 पितृसत्ता को बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र एमिली रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अधीनस्थ सामाजिक दृष्टिकोण इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं। इससे परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दहेज देना सामान्य माना जाता है। 4 ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की आकांक्षा। सामाजिक उन्नति के लिए निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की दहेज प्रथा का अनुकरण किया जाता है, जिससे यह प्रथा और अधिक फैलती है। 5 विवाह बाजार में असंतुलन। कठोर जातिगत प्रतिबंधों के कारण समुदायों में योग्य वरों की कमी हो जाती है। इससे दहेज की मांग बढ़ जाती है। आगे की राह। 1 सामाजिक व्यवहार में बदलाव। तमिलनाडु में दहेज रहित विवाह जैसी पहलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हरियाणा की खाप पंचायतों में लाड़ो सम्मान जैसी दहेज विरोधी पहलें भी प्रोत्साहित की जानी चाहिए। 2 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। उद्यम शक्ति जैसे कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को सिलाई जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करते हैं तथा स्त्री शक्ति जैसी वित्तीय सहायता योजनाएं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। 3 समान उत्तराधिकार अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 यह सुनिश्चित करता है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिले, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है। महिला आरक्षण अधिनियम। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करके भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। हालांकि इस अधिनियम के प्रभावी होने से पहले महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु पितृसत्तात्मक राजनीतिक सोच में चल रही चुनौतियों को संबोधित करना तथा शासन में सच्ची लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण की आवश्यकता। 1 अल्प प्रतिनिधित्व।
वर्तमान में 18वीं लोकसभा में लगभग 13.6% या 74 सांसद महिलाएं हैं। राज्य विधानसभाओं में औसतन केवल 8% महिलाएं हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय तुलना। संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत कई पड़ोसी देशों से भी पीछे है। 3 राजनीतिक असमानता। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 में 146 देशों में भारत का स्थान 129वां है। यह भारत की राजनीतिक भागीदारी में मौजूद लैंगिक असमानता को दर्शाता है। 4 पितृसत्तात्मक राजनीति। राजनीतिक दलों की पितृसत्तात्मक प्रकृति और राजनीति में प्रवेश की बाधाएं महिलाओं के सामने बड़ी चुनौती है। 5 लिंग संवेदनशील नीति। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, श्रम बल में कम भागीदारी तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए महिलाओं का पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक है। चित्र 3.7। लोकसभा में महिला सांसदों का अनुपात। लोकसभा के विभिन्न कार्यकालों में महिला सांसदों का प्रतिशत। पहली लोकसभा 4%, दूसरी लोकसभा 5%, तीसरी लोकसभा 6%, चौथी लोकसभा 6%, पांचवीं लोकसभा 4%, छठी लोकसभा 4%, सातवीं लोकसभा 5%, आठवीं लोकसभा 8%, 9वीं लोकसभा 5%, 10वीं लोकसभा 7%, 11वीं लोकसभा 7%, 12वीं लोकसभा 8%, 13वीं लोकसभा 9%, 14वीं लोकसभा 8%, 15वीं लोकसभा 11%, 16वीं लोकसभा 11%, 17वीं लोकसभा 14%, 18वीं लोकसभा 13.6%। चित्र में यह भी दर्शाया गया है कि अगले परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमा निर्धारण प्रक्रिया के बाद 33% आरक्षण लागू होगा। अधिनियम से संबंधित चिंताएं। 1 समानता का सिद्धांत। आरक्षण को योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जा सकता है। 2 मतदान का पसंद। विरोधियों का तर्क है कि आरक्षण मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद को सीमित कर सकता है। 3 एकरूपता। महिलाएं एक समान समूह नहीं हैं, इसलिए एक ही नीति सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती। 4 राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए व्यापक चुनावी सुधार आवश्यक है, अन्यथा पंचायतों की तरह सरपंच पति जैसी स्थिति विधानमंडलों में भी दिखाई दे सकती है। सुझाव। 1 कार्यान्वयन। अधिनियम के समय पर कार्यान्वयन के लिए जनगणना, परिसीमन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जानी चाहिए। 2 क्षमता निर्माण। महिला नेताओं के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रभावशीलता में सुधार हो सके। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और विषम लिंगानुपात के विरुद्ध लड़ाई का एक महत्वपूर्ण कानूनी उपाय है। पृष्ठभूमि। 1 वर्ष 1994 में PCPND अधिनियम का उद्देश्य लिंग चयन के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग पर रोक लगाना था। 2 वर्ष 2003 में संशोधन कर क्लिनिकों के पंजीकरण, लिखित सहमति तथा रिकॉर्ड रखने के नियमों को और सख्त बनाया गया। इसके साथ ही जनजागरूकता अभियान भी अनिवार्य किए गए। 3 फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया FOGSI ने अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती दी, विशेष रूप से उन प्रावधानों को जो अनजाने या लिपिकीय त्रुटियों के लिए डॉक्टरों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान करते हैं। प्रमुख प्रावधान। 1 विनियामक और नैदानिक प्रौद्योगिकी। यह अधिनियम भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीनों जैसी प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। 2 गोपनीयता और निषेध। प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों और चिकित्सा पेशेवरों को भ्रूण का लिंग बताने के उद्देश्य से अल्ट्रासाउंड सहित अन्य परीक्षण करने की अनुमति नहीं है। साथ ही सख्त गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है ताकि गर्भवती महिला, उसके रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी माध्यम से भ्रूण का लिंग न बताया जा सके। 3 गलत सूचना से निपटना। प्रसव पूर्व या गर्भधारण पूर्व लिंग निर्धारण सेवाओं का विज्ञापन किसी भी माध्यम, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, पर करना अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। PCPNDT अधिनियम के पीछे तर्क। 1 कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाना। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना है, क्योंकि इससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। 2 रिकॉर्ड का रखरखाव सुनिश्चित करना। सोनोग्राफी केंद्रों में इस अवैध प्रथा के लिए जगह न बन सके, इसलिए अधिनियम के अनुसार उचित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। 3 जीवन के अधिकार की रक्षा।
लिंग चयनात्मक गर्भपात संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन करता है, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए। 4 हिंसा के चक्र को तोड़ना। अनियंत्रित कन्या भ्रूण हत्या के कारण उत्पन्न विषम लिंगानुपात महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, तस्करी और दुल्हन खरीद जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देता है। 5 डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी। चिकित्सा पेशेवरों की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे नैतिक मानकों और कानूनों का पालन करें। सकारात्मक प्रभाव। 1 लिंगचयनात्मक विज्ञापनों पर अंकुश। महिला विकास अध्ययन केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में किए गए अध्ययन के अनुसार अधिनियम लागू होने के बाद पहले की तुलना में ऐसे विज्ञापनों में 90% की कमी आई है। 2 कुछ राज्यों में बेहतर लिंगानुपात। राजस्थान जैसे राज्यों में प्रभावी कार्यान्वयन के कारण 2011 में 888 से बढ़कर 2017 से 18 में 950 जनगणना डेटा तक सुधार देखा गया, जो इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। 3 क्लिनिकों के पंजीकरण में वृद्धि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार वर्ष 2000 में लगभग 600 पंजीकृत क्लिनिक थे, जो बढ़कर आज 55,000 से अधिक हो गए हैं। यह बढ़ती जागरूकता और नियामक व्यवस्था को दर्शाता है। 4 विस्तारित दायरा। वर्ष 2003 के संशोधन में अल्ट्रासाउंड सहित अन्य तकनीकों को भी अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया, ताकि अवैध प्रथाओं पर अधिक प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। चुनौतियाँ। 1 अति उत्साही प्रवर्तन। अधिनियम आवश्यक उल्लंघनों और छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों के बीच अंतर करने में कई बार विफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप क्लिनिक बंद होने और डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द होने जैसे दंड दिए जाते हैं। 2 कम रिपोर्टिंग और दोष सिद्धि। व्यापक उल्लंघनों के बावजूद पिछले 24 वर्षों में केवल लगभग 3,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से केवल 586 मामलों में दोष सिद्धि हुई है। 3 अवैध विकल्प। गर्भपात की सुविधा देने वाले झोलाछाप डॉक्टरों और अपंजीकृत क्लिनिकों की मौजूदगी अधिनियम की प्रभावशीलता को कमजोर करती है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालती है। 4 बाल लिंग अनुपात में लगातार गिरावट। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में अधिनियम से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर बाल लिंग अनुपात में गिरावट जारी है। यह और अधिक सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है। आगे की राह। 1 बेहतर कार्यान्वयन। प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए स्वास्थ्य विभागों, स्थानीय निकायों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है। 2 संवेदनशीलता प्रशिक्षण। अधिनियम के प्रावधानों और नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि लिपिकीय त्रुटियों और अनपेक्षित परिणामों को कम किया जा सके। 3 सामुदायिक जागरूकता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि समाज को अधिक जागरूक बनाया जा सके और लिंगचयनात्मक प्रथाओं की मांग कम हो। 4 संतुलित दृष्टिकोण। नियमों के प्रभावी प्रवर्तन और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए। गर्भपात। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था होने के बावजूद गर्भपात की अनुमति दी। भारत में गर्भपात हेतु कानूनी ढांचा। 1 भारतीय न्याय संहिता 2023। इस संहिता की धारा 88 से 92 में महिलाओं के गर्भपात से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 2 गर्भ का चिकित्सीय समापन MTP अधिनियम 1971। यह अधिनियम पंजीकृत चिकित्सकों RMP द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है। 3 MTP संशोधन अधिनियम 2021। इस संशोधन के द्वारा गर्भपात की समय सीमा बढ़ा दी गई है। भारत में महिला उद्यमी। अन्य संबंधित तथ्य। भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब RBIH ने हाल ही में पीर टू हर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग मिडिल इंडिया शीर्षक से एक क्षेत्रीय अध्ययन पत्र जारी किया। इसमें भारत के उभरते शहरों में महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के बारे में। 1 रिपोर्ट वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से उभरते शहरों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली जटिल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझने का प्रयास करती है। इन शहरों को सामूहिक रूप से मध्य भारत कहा गया है। 2 यह रिपोर्ट दर्शाती है कि महिला उद्यमियों में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की परिवर्तनकारी क्षमता मौजूद है। 3 शिक्षा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होने के बावजूद उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी, विशेषकर प्रमुख शहरी केंद्रों से बाहर, अभी भी कम है। 4 रिपोर्ट में इसे एक ऐसे अंतर के रूप में पहचाना गया है जिस पर तत्काल नीतिगत ध्यान और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मध्य भारत में महिला उद्यमियों का महत्व। 1 आर्थिक महत्व। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से 30 मिलियन से अधिक महिला स्वामित्व वाले उद्यम स्थापित हो सकते हैं, जिससे अनुमानतः 150 से 170 मिलियन नौकरियां उत्पन्न होंगी। नीति आयोग।
2 गरीबी उन्मूलन। महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी से भारत की जीडीपी वृद्धि में 1.5% तक वृद्धि हो सकती है। साथ ही पारिवारिक आय में भी वृद्धि हो सकती है। विश्व बैंक। 3 लैंगिक समानता को बढ़ावा। महिला उद्यम व्यवसाय में लैंगिक विभाजन को कम करने में सहायता करता है, जिससे अधिक समावेशी आर्थिक व्यवस्था विकसित होती है। 4 कार्यबल भागीदारी। वर्तमान में केवल 19.2% भारतीय महिलाएं कार्यबल में भाग लेती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 70.1% है। ILO यह रोजगार में बड़े लैंगिक अंतर को दर्शाता है। मानव पूंजी के कम उपयोग। PLFS 2023 के अनुसार महिला श्रमबल भागीदारी दर LFPR 41% है, जबकि पुरुषों के लिए यह 60% है। यह महिलाओं की क्षमता के पूर्ण उपयोग न होने का संकेत देता है। 5 विकासशील बाजार। करुणा जैसे महिला उद्यमी वैश्विक बाजारों तक पहुंचने और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। 6 सामाजिक परिवर्तन के आदर्श उदाहरण। फूल द्वारा बनाए गए मॉडल में महिला उद्यमी सहकारी समिति की स्थापना की गई, जिसने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 2 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को सशक्त बनाया। 7 सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता। उद्यमिता महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति और सामाजिक मान्यता प्रदान करती है, जैसा कि उषा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मध्य भारत में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां। 1 पूंजी अंतराल। सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं में से केवल 3% को ही बैंक ऋण या इक्विटी निवेश जैसे बाहरी वित्तपोषण प्राप्त हुआ है। 2 डेटा अंतराल। लिंग आधारित आंकड़ों की कमी नीति निर्माण और निवेश संबंधी निर्णयों में बाधा उत्पन्न करती है। 3 दृश्यता अंतराल। महिलाओं के उद्यमों को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है और उन्हें पर्याप्त पहचान नहीं मिलती। 4 सुरक्षा अंतराल। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में भी महिला उद्यमियों की संख्या कम है। 5 नेटवर्क अंतराल। विवाह के बाद प्रवास सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क को बाधित करता है, जिससे करियर की प्रगति धीमी हो जाती है। महिलाओं के प्रवास में 87% विवाह के कारण होता है। 6 देखभाल अंतराल। मातृत्व और परिवार की देखभाल सहित देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां महिलाओं की उद्यमशीलता की यात्रा में बाधा डालती है। आगे की राह। 1 लिंग विभाजित डेटा संग्रह को मजबूत करना। दृश्यता की कमी को समाप्त करने, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए विस्तृत आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए। 2 स्थानीय रोल मॉडल को उजागर करना। स्थानीय सफलता की कहानियों को सामने लाकर नई महिला उद्यमियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेयर शहरी बुनियादी ढांचा जैसी पहल। 3 पूंजी तक पहुंच में सुधार। वित्त पोषण संबंधी बाधाओं को कम करने तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान कार्यक्रम और महिला केंद्रित उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की जानी चाहिए। महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख पहल। 1 महिलाओं के लिए मुद्रा योजना या महिला उत्थान योजना। इस योजना के तहत बिना किसी संपार्श्विक गिरवी के 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसमें कम ब्याज दर और लचीली पुनर्भुगतान किस्त चुकाने की सुविधा उपलब्ध होती है। 2 PM विकास योजना। यह योजना महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देती है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। 3 महिला समृद्धि योजना। यह एक माइक्रोफाइनेंस छोटे ऋण योजना है, जिसके तहत रियायती ब्याज दरों पर 1,40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 4 महिला उद्यमिता मंच WEP। नीति आयोग द्वारा संचालित यह मंच महिला उद्यमियों को सूचना, संसाधन, कार्यशालाएं और परामर्श उपलब्ध कराता है। 5 ट्रेड योजना। यह योजना गैर सरकारी संगठनों NGO के माध्यम से गरीब महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। 6 स्टेप योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। 7 स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वित्तपोषण को आसान बनाती है। 8 स्वावलंबिनी योजना। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के उच्च शिक्षा संस्थानों HEI में अध्ययनरत छात्राओं में उद्यमिता की मानसिकता विकसित करना तथा उन्हें संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके सफल उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाना है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम। महिलाएं और जनसंख्या नियंत्रण UPSC 2019। महिलाओं को सशक्त बनाना परिवार नियोजन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आर्थिक भागीदारी प्रजनन दर को कम करने में सहायक होती है। प्रमुख बिंदु 1. शिक्षा और जागरूकता। शिक्षित महिलाओं में देर से विवाह करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे प्रजनन दर कम होती है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश जैसे देशों में महिला शिक्षा बढ़ने से प्रजनन दर में कमी आई है। 2. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की आसान पहुंच परिवार नियोजन अपनाने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, केरल में परिवार नियोजन सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण प्रजनन दर कम हुई है। 3. आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं में कम और देर से बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। शहरी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं में यह प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। 4. निर्णय लेने की शक्ति। सशक्त महिलाएं परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेती है। लैटिन अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी के कारण छोटे परिवारों की प्रवृत्ति विकसित हुई है। निष्कर्ष: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके उदाहरण बांग्लादेश, केरल और लैटिन अमेरिका में देखे गए हैं। चित्र 3.8 2018 से 2022 तक महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की प्रवृत्ति। 2018 से 402 मामले, 2019 से 509 मामले, 2020 से 488 मामले, 2021 से 419 मामले, 2022 से 422 मामले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करके महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वर्ष 2016 में यह योजना शुरू की गई। 2 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या अप्रैल 2014 में 14.52 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में 31.36 करोड़ हो गई है। पीपीएसी योजनाओं के परिणाम। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 से 16 की तुलना में बच्चों में बौनापन 38.4% से घटकर 34.7% हो गया है। दुबलापन 21% से घटकर 17.3% तथा कम वजन 35.7% से घटकर 33.4% हो गया है। स्वास्थ्य, पोषण और प्रसूति हेतु योजनाएं। 1. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के उद्देश्य से यह मिशन प्रारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम पोषण अभियान। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, एनीमिया और कम वजन वाले शिशुओं के जन्म की दर को कम करना है। मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग प्रणाली 2009। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करना है, ताकि सभी माताओं और उनके बच्चों को गर्भावस्था देखभाल, प्रसव के दौरान चिकित्सा देखभाल और टीकाकरण सहित विभिन्न सेवाओं तक समय पर पहुंच सुनिश्चित हो सके। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले 2 जीवित शिशुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। इस योजना का उद्देश्य प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व स्वास्थ्य जांच और जरूरी उपचार उपलब्ध कराया जाता है। यह सुविधा देश के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू है। लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला और नवजात को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत लेबर रूम, प्रसूति ऑपरेशन थिएटर और विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (SNCU) में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2020। एक भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान कमांड पद प्राप्त हो सकते हैं। सरकार द्वारा इसके विरोध में दिए गए तर्क भेदभावपूर्ण, परेशान करने वाले और रूढ़िवादी सोच पर आधारित माने गए। 2 न्यायालय ने कहा कि सभी महिला अधिकारियों को उनकी सेवा के वर्षों की परवाह किए बिना स्थायी कमीशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। महिलाओं में असुरक्षा के कारण। हाल ही में कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की गंभीर वास्तविकता को उजागर किया। यह घटना दर्शाती है कि 21वीं सदी में भी सार्वजनिक स्थान कई महिलाओं के लिए असुरक्षित बने हुए हैं। 1. पितृसत्तात्मक मानदंड। गहराई से जमी हुई लैंगिक धारणाएं और पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था हिंसा को सामान्य बना देती है तथा शिकायत दर्ज कराने को हतोत्साहित करती है। 2. कमजोर कानूनी और संस्थागत ढांचा। अभियोजन में देरी, आसानी से जमानत मिल जाना और कम दोष सिद्धि दर के कारण अपराधियों में दंड का भय कम हो जाता है।
3 सार्वजनिक सुरक्षा की कमियां। खराब बुनियादी ढांचा, जैसे कम रोशनी वाली सड़कें, असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और अपर्याप्त निगरानी महिलाओं की असुरक्षा बढ़ाते हैं। 4 आर्थिक निर्भरता। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और कानूनी उपायों तक पहुंच को सीमित करती है। 5 खराब क्रियान्वयन। पीओएसएच अधिनियम जैसे कानून मौजूद होने के बावजूद उनका प्रभावी पालन नहीं होने से महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित होती है। 6 प्रतिनिधित्व की कमी। पुलिस बल में महिलाओं की कम भागीदारी लिंग संवेदनशील पुलिस व्यवस्था को कमजोर करती है। 7 न्यायिक देरी। लंबित मामलों और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता तथा उन्हें मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। अन्य संबंधित तथ्य। महिला सुरक्षा के लिए सरकारी पहल। 1 मिशन शक्ति। इसका उद्देश्य लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करना, कौशल विकास में सुधार करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। 2 वन स्टॉप सेंटर ओएससी। यह एक ही स्थान पर कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा देखभाल और परामर्श जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 3 रेलवे सुरक्षा। टोल फ्री हेल्पलाइन 181 देश भर में महिलाओं को आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराती है। 4 समुदाय आधारित पुलिसिंग। पिंक पेट्रोल जयपुर मॉडल सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महिला अधिकारियों की तैनाती करता है। 5 जांच ट्रैकिंग प्रणाली। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों की समयबद्ध प्रगति की निगरानी की जाती है। 6 मेरी सहेली पहल। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संचालित इस पहल में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला कर्मियों को तैनात किया जाता है। कानून प्रवर्तन और नीतिगत कार्यान्वयन में चुनौतियां। 1 उदार जमानत और कमजोर सुनवाई। आज भी न्यायालयों में लगभग 85 लाख से अधिक क्रूरता के मामले लंबित हैं। इनमें से केवल 7.7% मामलों का निपटारा हुआ है तथा अधिकांश मामले बिना सुनवाई के लंबित हैं। 2 विलंबित न्याय। लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी करती हैं। 3 पुलिस में महिलाओं की कमी। वर्तमान में लगभग 11% पुलिस बल में महिलाएं हैं। वर्तमान गति से 33% लक्ष्य प्राप्त करने में लगभग 24 वर्ष लग सकते हैं। 4 उपेक्षित सुधार। वर्मा समिति की संस्थागत सिफारिशों को अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख पहल। 1 महिलाओं के लिए मुद्रा योजना या महिला उत्थान योजना। इस योजना के तहत बिना किसी संपार्श्विक गिरवी के 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसमें कम ब्याज दर और लचीली पुनर्भुगतान किस्त चुकाने की सुविधा उपलब्ध होती है। 2 पीएम विकास योजना। यह योजना महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देती है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। 3 महिला समृद्धि योजना। यह एक माइक्रोफाइनेंस छोटे ऋण योजना है जिसके तहत रियायती ब्याज दरों पर 1,40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 4 महिला उद्यमिता मंच WEP। नीति आयोग द्वारा संचालित यह मंच महिला उद्यमियों को सूचना, संसाधन, कार्यशालाएं और परामर्श उपलब्ध कराता है। 5 ट्रेड योजना। यह योजना गैर सरकारी संगठनों NGO के माध्यम से गरीब महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके। 6 स्टेप योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। 7 स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वित्त पोषण को आसान बनाती है। 8 स्वावलंबिनी योजना। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के उच्च शिक्षा संस्थानों HEI में अध्ययनरत छात्राओं में उद्यमिता की मानसिकता विकसित करना तथा उन्हें संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके सफल उद्यमी बनने के लिए सशक्त बनाना है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम। महिलाएं और जनसंख्या नियंत्रण UPSC 2019। महिलाओं को सशक्त बनाना परिवार नियोजन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करके जनसंख्या वृद्धि